हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रूल्स बियॉन्ड कंट्रीज बॉर्डर। जनरली कंट्री के अंदर जो डोमेस्टिक एरिया उसका होता है वहां तक उसके डोमेस्टिक रूल्स अप्लाई होते हैं। बट जब हम डोमेस्टिक एरिया के बाहर जाते हैं तो वो इंटरनेशनल एरिया हो जाता है एंड वहां पे वो एक कॉमन एरिया हो जाता है सारे कंट्रीज के लिए। उस एरियाज में कॉमन रूल्स अप्लाई होते हैं। इन एरियाज को रेगुलेट करना बहुत जरूरी होता है। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सही होता है। अलग अलग तरीके से हम ट्रैवल भी करते हैं तो कोल्यूजन भी हो सकता है। ट्रैफिक का सेपरेशन करने के लिए भी किया जाता है। रिसोर्सेज जैसे वाटर, एयर, लैंड इनका यूज किया जाता है। कई बार ये रूल्स इसलिए बनाते हैं ताकि एक्वेटिक लाइफ और पोल्यूशन इनको कंट्रोल किया जा सके। टेक्निकल चीजें जैसे एक नॉटिकल माइल्स इंटरनेशनली इक्वल टू 182 मीटर्स होता है, इनका ध्यान रखना पहले बहुत जरूरी है चीजों को समझने के लिए। एक और टर्म है इनोसेंट पैसेज। इनोसेंट पैसेज मतलब गलती से अगर कोई शिप या कोई एयरक्राफ्ट डोमेस्टिक एरिया में आ गया तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि वो इंटरनेशनल रूल्स के मुताबिक काम नहीं कर रहा है। इनोसेंट पैसेज तब नहीं माना जाएगा जब कोई वेसल, कोई शिप या कोई एयरक्राफ्ट के थ्रू आप जासूसी करा रहे हैं या आप वॉर के लिए उसको लेके आ गए हैं अपने पास। इंटरनेशनल वाटर्स में अगर कोई क्राइम होता है तो पहला जुरिडिक्शन कंट्री जहां वो रजिस्टर्ड है उसका होता है। अगर वो उसको पनिश नहीं करता है तो फिर यूनिवर्सल जुरिडिक्शन अप्लाई होता है, जिसमें कोई भी कंट्री जिसको लगता है कि उसके रूल्स को तोड़ा गया है उसको पनिश कर सकता है। सबसे पहले मैराइन लॉ को समझते हैं। 3/4 ऑफ जो अर्थ है वो वाटर से कवर्ड है। डोमेस्टिक एरियाज के बाद जो वाटर होता है उसको इंटरनेशनल वाटर्स और हाई सीज बोलते हैं। डोमेस्टिक एरिया कहां तक हो सकता है वो पहले समझने की कोशिश कर। फर्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स और इंटरनल वाटर्स जो होता है वहां पे कंट्री का डोमेस्टिक लॉ अप्लाई होता है, इसको टेरिटोरियल वाटर बोलते हैं। नेक्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स में जो एरिया होता है उसको कंटिग्यूअस जोन बोलते हैं। वहां पे कस्टम्स, टैक्सेशन, इमिग्रेशन और पोल्यूशन जैसे रूल्स बनाए जा सकते हैं। कंट्री का लास्ट जो एरिया हो सकता है वो हो सकता है 200 नॉटिकल माइल्स। इसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, EEZ। कुछ कंट्रीज आगे के एरियाज भी क्लेम करते हैं जैसे कनाडा, इसको एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं। इसके बाद का जो एरिया होता है वो हाई सीज होता है। ये रूल जो है वो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ द सी के द्वारा पास किया गया था। यूएस ने ये रूल नहीं अप्रूव किया है। एक कॉमन बॉडी की बहुत जरूरत थी इस चीज को रेगुलेट करने के लिए, उसको इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। वर्ल्ड मैरीटाइम डे जो है वो 30 सितंबर को मनाया जाता है। एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ के लिए कंट्री को बहुत सारे प्रूफ देने पड़ते हैं, जैसे किस तरह से वो लैंड के साथ अटैच्ड है, नीचे का जो पोर्शन है। उसके बाद फिजिकल कैरेक्टर ऑफ सॉइल क्या है। साइंटिफिक मेथड्स बहुत सारे यूज किए जाते हैं, जैसे सोनार हो गया। अगर दो कंट्रीज साथ में बॉर्डर शेयर कर रहे हैं तो वो इक्वल प्रोपोर्शन पे इसको डिवाइड कर लेते हैं एंड रिसोर्सेज भी यूज करते हैं। बेस लाइन जनरली कंट्रीज की स्ट्रेट होती है, बट कुछ कंट्रीज जैसे कनाडा है इसकी बेस लाइन स्ट्रेट नहीं ड्रॉ की जा सकती है, तो ये पूरे इस एरिया को कवर करके ड्रॉ की जाती है। फिलीपींस है, इसका ये पार्ट जो है इसको भी कवर कर लिया जाता है। इसको बोलते हैं हम आर्किपेलॉजिकल वाटर्स। नॉर्थ पोल है, उसको भी बहुत सारे कंट्रीज क्लेम करना चाहते हैं। रीजन ये है कि आइस मेल्ट हो रहा है एंड रिसोर्सेज बहुत सारे यहाँ पे हैं। रशिया, कनाडा। एक और एरिया है जो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहता है, वो है साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी में क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज हैं, ये ऊपर का पार्ट चाइना है, ये वियतनाम है, ये मलेशिया है, ये ब्रुनेई है,
ये इंडोनेशिया एंड ये फिलीपींस। चाइना के हिसाब से उनका जो एरिया है वो 9 डैश लाइन के पास का है। ये 9 डैश लाइन कुछ ऐसी है। ये वो अपने हिस्ट्री के हिसाब से क्लेम करता है, लेकिन यूएन के रूल के हिसाब से बाकी कंट्रीज भी इस एरिया को ओन करते हैं। हमेशा उनके बीच में ये कन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। ये कन्फ्लिक्ट होने का मेजर रीजन ये है कि यहाँ पे बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे ऑयल, गैस और फिश। 30% ऑफ शिपिंग ट्रैफिक यहीं से गुजरता है। चाइना ने एक अलग स्ट्रैटेजी अपनाई है, जिसमें यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स हैं, जिसको स्पार्टली आइलैंड बोलते हैं, उस पे अपने बेसेस बनाने चालू कर दिए। हालांकि वो ये क्लेम करता है कि उसके कोई गलत इंटेंशन नहीं है, बट इससे और कंट्रीज को प्रॉब्लम होती। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी वाटर डिस्प्यूट्स होते रहते हैं। कई बार फिशरमैन गलती से बॉर्डर्स भी क्रॉस कर जाते हैं। ये जो एरिया है, जो कच्छ का एरिया है, ये हमेशा डिस्प्यूट में रहता है। यहाँ पे एक हरामी नाला करके जगह है, वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि वहीं से ड्रग्स और अलग अलग तरीके की स्मगलिंग होती है। ये डिस्प्यूट में इसलिए भी पाकिस्तान का क्लेम है कि हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के कारण वो उसका पोर्शन है, एंड इंडिया का अपना मानना है कि ये इंटरनेशनल वाटर्स है एंड इक्वल शेयरिंग होनी चाहिए। शिपिंग कंपनीज जनरली उन कंट्रीज को प्रेफर करते हैं जहाँ पे लॉज इजी हो। पनामा एंड हवाई आइलैंड इनके एग्जाम्पल्स हैं। उसका रीजन ये है कि शिपिंग कंपनीज टैक्सेशन लॉ, अदर रेस्ट्रिक्शन जैसे गैम्बलिंग, अल्कोहल, इसको हमेशा कंसीडर करते हैं, लेबर लॉज, ताकि उनको वर्क करने में आसानी हो। एयर से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक रूल तो नहीं है, बट जनरली कंट्रीज 30 से लेके 160 किलोमीटर तक का एरिया अपना एयर स्पेस मानती हैं, एंड उस एरिया में फ्लाई करने के लिए प्रॉपर परमिशन की जरूरत होती है। यूएन की बॉडी है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जो इसको मॉनिटर करती है। 7 दिसंबर इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे मनाया जाता है। शिकागो कन्वेंशन भी है, जो इसके रिलेटेड रूल्स हमें प्रोवाइड करता है। फ्लाइंग से रिलेटेड 2-3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, एरोप्लेन का रजिस्ट्रेशन कहाँ पे है। उसके बाद जो कंट्री जिसके ऊपर वो फ्लाई कर रहा है, वहां से उसको राइट टू फ्लाई ओवर कंट्री मिला है कि नहीं मिला है। अगर वो उस कंट्री में लैंड कर रहा है तो राइट टू लैंड मिला है कि नहीं मिला है। राइट टू लैंड फॉर फ्यूल मिल सकता है, फॉर पैसेंजर मिल सकता है। इन चीजों के लिए उस कंट्री को आपको एक स्पेसिफिक फीस ही पे करनी पड़ती है। इन केस ऑफ एनी मिसहैप, जुरिडिक्शन एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है। एक फ्लाइट थी पैन एम फ्लाइट 103, जो कि लंदन से चली थी न्यूयॉर्क के लिए, एंड स्कॉटलैंड में जाके वो गिर गई थी। उसका जुरिडिक्शन का बहुत बड़ा इशू बना था, क्योंकि उसमें बहुत सारे यूएस के पैसेंजर्स थे। लैंड को लेके भी बहुत सारे रूल्स रहते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन की बिल्डिंग्स जो यूएसए में है, स्विट्जरलैंड में है, उनके अपने राइट्स होते हैं, एंड डोमेस्टिक कंट्री का उनके ऊपर कोई रूल नहीं चलता है। उनके अपने स्टैम्प्स होते हैं, पोस्टल सर्विसेज होते हैं, और भी बहुत सारे कंट्रीज है जिनके बीच में बॉर्डर के डिस्प्यूट है, एंड जिसके वजह से कई रूल्स बनाए गए हैं। जैसे एस्टोनिया एंड रशिया की एक जगह है सात्सा बोट, वो एक यू शेप बॉर्डर है, जिसमें रशिया एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक एस्टोनिया के लोगों को विदाउट वीजा अलाउ करता है जाने के लिए। हालांकि बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन है, जैसे आप वहां रुक नहीं सकते। हाइडर अलास्का एक यूएसए में जगह है, जहां से आप कनाडा से डायरेक्टली इंटर कर सकते हैं। यूएस में जाने के लिए आपको बोट एयरक्राफ्ट का यूज करना पड़ता है। जब आप दूसरे यूएस के सिटी में लैंड करते हैं तो आपको कस्टम क्लियर कराना पड़ता है। 2 और टर्म होते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल एंड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में है बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना एंड इंडिया के बीच का एरिया है, जिसमें बीच का एक सर्टेन अमाउंट होता है जो दोनों कंट्री क्लेम करते हैं,
एंड उसके बीच में आना जाना पॉसिबल होता है। अब बात करते हैं स्पेस की। तो स्पेस की जो ट्रीटी है, आउटर स्पेस ट्रीटी 1967, इसके तहत ये डिसाइड हुआ था कि एक्सप्लोरेशन एंड यूज ऑफ स्पेस किया जाएगा फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल कंट्रीज एंड मैनकाइंड, एंड कोई भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन स्पेस में लेके नहीं जाएगा। यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस, जो इसको देखती है। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट 12 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। गवर्नमेंट तो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, बट बहुत सारी बड़ी कंपनी जैसे स्पेसएक्स ये भी इसमें इंटरेस्ट ले रही हैं एंड रिसर्च कर रही हैं। अलग अलग कंट्रीज एक दूसरे के साथ कंटिन्यूअस लेवल पे इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। एक दूसरे कंट्रीज में ट्रैवल करने के लिए इमिग्रेशन की जरूरत होती है। दूसरे के कंट्री में एम्बेसी होती है, एम्बेसडर्स के थ्रू वो कम्युनिकेट करते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट को सुनता है। इंटरनेशनल पुलिस होती है जिसको इंटरपोल बोलते हैं। कंट्रीज में डिस्प्यूट होता है तो सिक्योरिटी काउंसिल में जाके वो कंप्लेन करते हैं एंड लोगों को पनिश किया जाता है। तो ये था हमारा टॉपिक, रूल्स बियॉन्ड कंट्रीज बॉर्डर।